नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज बात करेंगे फूड के बारे में, भोजन के बारे में। तो जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं कृपया ध्यान देंगे। कहता है फूड दो सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड बाय एन एनर्जी, यानी एनर्जी यहाँ पे ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड जरूरत, ध्यान दीजिएगा, जरूरत की बात करती है। ठीक है, those substances which are required by an energy for our body and tissue repair and growth, other biological process are called food। यानी वैसा सब्सटेंस, वैसी पदार्थ जो जरूरत होते हैं हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को रिपेयर करने में, ग्रोथ करने में, बढ़ाने में और बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कोई सा एक्टिविटी करने में, उसे हम कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं फूड, भोजन कहते हैं, जो जरूरी होता है हमारे शरीर के। ठीक है, तो एग्जांपल्स में है सेल्स, प्रिंट, राइस, फ्रूट, यानी अनाज, दूध, चावल और फल। ये सब जो है रिक्वायर्ड हम सब लेते हैं डेली रूटीन के माध्यम से। तो अब बात करते हैं कि जो फूड लेते हैं वो आते कहाँ से। तो सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा है फ्रॉम एनिमल्स। पहला है फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा है फ्रॉम एनिमल्स। इसको पहले प्रायोरिटी देना है क्योंकि इसकी वजह से ये भी है और इसकी वजह से हम लोग भी हैं। ठीक है, तो फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से आता है अनाज, उससे आता है फल, उससे आता है सब्जी, उससे आ जाता है अनाज, फल और सब्जी। ठीक है, सेल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तो और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है आइए देखते हैं। मीट, मीट मीन्स होता है मांस। मीट मीन्स क्या होता है? मांस। फिश, मछली जानवे करते हैं, इसको जानने की कोई जो है, ये जानने की कोई मोहताज नहीं है, बट इसको ये जानवे करते हैं। ईग, अंडा, मिल्क, दूध, चीज, ये क्या होता है? पनीर, इसको दूध से बनता है। ठीक है, तो इतने सारे कंपोनेंट जो हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं, बट इनमें क्या क्या होते हैं, किसमें विटामिन्स होते हैं, किसमें विटामिन्स नहीं होते हैं, किसमें प्रोटीन्स होते हैं, किसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आइए हम जानते हैं। लिख लिए हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इनको पहले नोट्स कर लेते हैं, क्या बताना है, क्या लिखना है, तो इसलिए इसको लिख लेते हैं पहले से ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फूड, इसको हिंदी में कहते हैं भोजन के अवयव। क्या कहते हैं? भोजन के अवयव। ठीक है, इसको हिंदी में भोजन के अवयव कहते हैं। ठीक है, तो कुछ हमको ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ता है, कुछ हमको कम मात्रा में भी जरूरी पड़ता है। जैसे भोजन में दाल थोड़ा कम खाते हैं, सब्जी थोड़ा कम खाते हैं, बट चावल थोड़ा ज्यादा खाते हैं, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए हमारे बॉडी में। ये हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के अनुसार डिपेंड करता है। अगर हम ज्यादा सब्जी खाएंगे तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड पड़ जाएगा। ज्यादा दारू पिएंगे तो ये तो किसी चीज का फायदे के लिए भी होगा, किसी चीज के लिए नुकसान के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन चीज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कौन चीज कितना मात्रा में लेनी चाहिए भोजन के साथ।
तो इसी के बारे में हम आज बात करते हैं। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में लिया जाता है उसको कहा जाता है रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व। ठीक है, और इसको कहते हैं माइक्रो, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको कहते हैं लघु पोषक तत्व। क्या कहते हैं? लघु पोषक तत्व। यानी इनके नाम से ही पता चलता है कि ये पदार्थ हमको कितनी मात्रा में चाहिए और कितना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसका हिंदी नाम भी यही है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है वाटर। आप यह भी जानते हैं कि आप यह भी देखते हैं कि किसी भी नॉर्मल इंसान की डेली रूटीन्स में मिनिमम कितना लीटर पानी होना चाहिए? तो 4 लीटर। मिनिमम कितना लीटर पानी होना चाहिए? तो 4 लीटर डेली रूटीन के अनुसार। ठीक है, और फैट, अगर हम बहुत ज्यादा कोई चीज खाते जा रहे हैं, उसका अगर हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, उस चीज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, तो वही हमारे फैट बन के उभरते हैं। जो आपको कुछ ऐसे लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से, किसकी वजह से? तो फैट की वजह से, है ना। तो प्रोटीन आप मान के चलिए, जैसे मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना। सब्जी खाते हैं, साग खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल खाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू खाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे आगे की, जो है इस चैप्टर के बाद, इसको क्लोज करने के बाद। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लघु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व, इसके नाम से ये भी पता चलता है ये हमें कम मात्रा में अधिक रिएक्शन करने वाला पदार्थ, यानी मिनरल्स, खनिज थोड़ी मात्रा में रहता है, लेकिन बॉडी को उतना ही रिक्वायर्ड बहुत काफी रहता है। विटामिन, ये भी उतना ही। रफेज, ये भी बहुत कम मात्रा में रहता है। फाइबर जैसा, ये भी बहुत कम मात्रा में रहता है। आइए इनकी विस्तार से 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट आर मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य, यह है मुख्य, इसको मेन, सबसे ज्यादा मात्रा में इसको रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी बहुत ज्यादा और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा मात्रा में भी रखा जाता है और ये मेन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग, यानी देने वाला, कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। कंपोनेंट्स का मतलब होता है अवयव। क्या होता है? अवयव। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। बॉडी मीन्स शरीर, शरीर के लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग ऑफ आवर बॉडी। दूसरा है सोर्स ऑफ मैक्स। मैक्स का मतलब हम यही बोले कि ज्यादा देगा, ये क्या देगा? ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सोर्स ऑफ मैक्स इंस्टेंट एनर्जी, यानी ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा, ये क्या करेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ CHO। C से होता है कार्बन, H से होता है हाइड्रोजन, O से होता है ऑक्सीजन। तो CHO यानी कंपाउंड ऑफ CHO का होता है, ये C से मिला होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज से मिलकर के बना होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट ये तीन चीज से मिलकर बना होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। तो समझ गए कि सोर्स ऑफ मैक्स इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और सबसे तेज एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतना बात ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का कंपाउंड होता है। ये इस तीनों का क्या होता है? कंपाउंड होता है। द रेशियो ऑफ CH and O इन कार्बोहाइड्रेट्स 1:2:1 यानी 1:2:1 इतना ही होता है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेगा उस सब का रेशियो 1:2:1 ऐसे करके, जैसे कि मैंने ग्लूकोज लेके बताता हूँ C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसका अनुपात चेक कर सकते हैं 6:1:2:1। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट, दुनिया का जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या प्रोवाइड करता है? 1:2:1 यानी इसका रेशियो होता है 1:2:1। इसी रेशियो में सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, दुनिया का कोई भी कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स में एक होता है मोनोसैकराइड। इसको मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक। मोनोसैकराइड ग्लूकोज, जैसे कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। मोनोसैकराइड, इसमें मोनो का मतलब होता है एक और इसमें आ जाता है ग्लूकोज और इसमें आ जाता है फ्रक्टोज, ठीक है। दूसरा आता है डाइसैकराइड। दूसरा क्या आता है? डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, ओलिगो डाई का मतलब दो, एक या दो से मिलकर बना होता है ना। इसमें कंपाउंड बना होता है, सब चीज से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें क्या है? C है, H है, O है, इसी चीज तीनों का ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में बना होता है। यानी मोनो एक ही कंपाउंड से मिलकर बना होता है तो वो मोनोसैकराइड कहलाता है। इसमें डाइसैकराइड बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर बना होता है, बट वो कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड में आता है तो वो कहलाता है, दो कंपाउंड से मिलके बना हुआ रहता है तो उसे कहते हैं डाइसैकराइड। क्या कहते हैं? डाइसैकराइड, ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकराइड यानी बहुत सारे कंपाउंड से मिलके बना होता है। तो डाइसैकराइड की एग्जांपल्स में आ जाता है, सम पॉइंट का मिसिंग हो गया था इसमें जी, जो हम बताए थे डाइसैकराइड और ओलिगोसैकराइड तक, जिसमें सुक्रोज था, मिल्टोज था, लैक्टोज था, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसैकराइड का। पॉलीसैकराइड में आता है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, है ना। ये पॉलीसैकराइड का मतलब होता है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसमें CH और O यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो रहना ही चाहिए। बाद बाकी उसके अलावा भी अदर कंपोनेंट इसमें मिला रहता है ना। डाइसैकराइड का मतलब आपने जान ही चुके हैं। डाइसैकराइड दो कंपोनेंट से मिल करके बना रहता है, दो कंपोनेंट से मिल करके बना रहता है। पॉलीसैकराइड दो से अधिक कंपोनेंट से मिल के बना होता है। तो
अभी कार्बोहाइड्रेट्स का सम पॉइंट्स बाकी है, जिसमें अभी हम आपको नोट्स करके फिर से बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो शुगर हो, नॉन शुगर हो, है ना। शुगर मीन्स क्या होता है, मीठा होना चाहिए। शुगर मीन्स चीनी भी होता है और मीठा होना चाहिए। जो स्वाद में कैसा हो, स्वाद में मीठा हो, ठीक है। आपने इससे पहले कुछ पॉइंट पढ़े थे जिसमें मोनो और डाइसैकराइड आ रहा था, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ पॉइंट आपको बताए थे जिसमें आया था मोनो और डाइसैकराइड, क्योंकि इसमें सी, एच और ओ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। जिसमें सी एच ओ की मात्रा ज्यादा रहेगा वो टेस्ट में भी सबसे ज्यादा मीठा रहेगा, तो उसी को कहेंगे शुगर कार्बोहाइड्रेट, जो स्वाद में मीठा हो। इसकी ग्रुप में ऑल मोनो और डाइसैकराइड आते हैं। इसकी ग्रुप में जितने भी मोनो और डाइसैकराइड के कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सब आते हैं। दूसरा है नॉन शुगर, यानी ये स्वाद में मीठा बहुत कम के बराबर होता है, स्वाद में मीठा नहीं होता है, स्वाद में मीठा नहीं होता है, लगभग बहुत कम के बराबर होता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि CHO की मात्रा इसमें रहते हैं, पर अदर कंपोनेंट आपको बता दिए थे कि मिला रहता है। तो इसमें आते हैं ऑल ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड, इसमें आते हैं ऑल ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये मिलावटी शुगर होता है, इसको नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। जिसमें CHO की मात्रा ज्यादा रहेगी वो सबसे ज्यादा मीठा होगा, उसको कहेंगे शुगर कार्बोहाइड्रेट। जिसमें CHO की मात्रा कम रहेगी या मिलावट रहेगी अदर कंपोनेंट की, वो होगा नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जिसमें आता है ऑल ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड, जिसमें आपको ओली का मतलब होता है बहुत सारे कंपोनेंट, ओली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मीठा, हाईएस्ट स्वीट इन टेस्ट इज फ्रक्टोज। सबसे ज्यादा मीठा अगर होता है तो शहद होता है। हाईएस्ट स्वीट इन टेस्ट इज फ्रक्टोज, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। सबसे ज्यादा मीठा होता है तो शहद होता है, तो इसको याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा मीठा रहता है तो शहद होता है, जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता कहाँ से, ये पॉइंट सबसे बड़ी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम एनर्जी के फॉर्म में जो भी चीज लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता कहाँ से। कार्बोहाइड्रेट्स अनाज से मिलता है। आप चावल जितना खाइएगा उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब बहुत से पर्सन को, किसी भी एडल्ट पर्सन को, किसी भी चाइल्ड को तो खासकर नहीं, बट किसी भी एडल्ट पर्सन को देखा जाता है कि उसको जब वो पेशेंट शुगर का होता है तो उसे चावल खाने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को उसको अवॉइड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जितना है अनाज चावल से आता है, शुगर केन से आता है, गन्ना शुगर केन, हनी शहद अभी बताए हैं, बीट रूट यानी चुकंदर से आता है। ये सब
मीठे पदार्थ हैं, तो इस सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो चीज जितना मीठा होता है उतना ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड 4.2 कैलोरी एनर्जी। 1.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर मिल जाए तो सब 4.2 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी एक एनर्जी के फॉर्म में ही बॉडी में डाइजेस्ट होता है, लेकिन 1 ग्राम देख सकते हैं 4.2 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होता है। एक एडल्ट पर्सन के लिए डेली का रिक्वायरमेंट होता है अप्रोक्स 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। आप जिस भी फॉर्म में लीजिए, या तो चावल खाइए या कोई और चीज खाइए, लेकिन डेली का रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का नीड है एवरी डे का रूटीन। ठीक है, आवर बॉडी गेट्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारा जो शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के फॉर्म में लेता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा वीक और कमजोर बीमार पड़ जाता है तो उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत मिलती है एनर्जी, जिसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा उसको राहत मिलती है। तो हमारा जो बॉडी है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में देता है, और जैसे ही हम कुछ खा के उठते हैं तो हमें ऐसा एनर्जी फील होता है जैसे कुछ एक्टिविटी बहुत जल्द करने का। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में ले। द स्टोरेज ऑफ फूड इज ग्लाइकोजेन and the storage of plant is starch are called। यानी जंतुओं से मिले जो भी भोजन होगा, जंतुओं से मिला जो भी भोजन होगा उसको कहेंगे ग्लाइकोजेन। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेन। ठीक है, और पादपों से जो भी भोजन फूड स्टोरेज, ठीक है, प्लांट से और यहाँ एनिमल से, ठीक है, उसको कहेंगे स्टार्च। क्या कहेंगे? स्टार्च। पादप से जो भी भोजन मिलेगा वो स्टार्च के फॉर्म में मिलेगा, और जंतुओं से जो भी भोजन मिलेगा वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में मिलेगा। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, द एक्सिस ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी in convert in the form of glycogen by our liver. This process is called glycolysis। This process is called glycolysis। यानी बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा को हमारी बॉडी में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजेन में। हमारी बॉडी को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजेन में। अत्यधिक ग्लूकोज की मात्रा को कन्वर्ट करता है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन में। ठीक है, तो ये करता कौन है? हमारे बॉडी का जो लीवर है, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। ठीक है, ये लीवर का काम होता है कि जितना भी ग्लूकोज है, हम जो भी डाइट लेते हैं, डेली जो भी भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जितना भी ग्लूकोज है उसको क्या करता है? ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर। और यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनिस। ठीक है, तो इसको पॉइंट को याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट इज कॉल्ड लिपोजेनिस। क्या कहलाएगा? लिपोजेनिस। इस पॉइंट का भी आप समझ ही गए होंगे। ज्यादा मात्रा में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसको कन्वर्ट करता है
फैट के फॉर्म में। अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहेंगे तो उसको हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे फैट मांस बढ़ जाते हैं, किसी भी कहीं का भी किसी भी पार्ट का बॉडी का मांस बढ़ जाना यानी मोटापा बढ़ जाना। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अगर खाएंगे तो आपकी शरीर का मोटापा जो है बढ़ेगा, आपके शरीर का फैट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को फैट के फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहते हैं लिपोजेनिस। क्या कहते हैं? लिपोजेनिस। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट्स का पता कैसे लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। पहले आपको स्टार्च का पता करना होगा। किसी भी चीज में, किसी भी अनाज में, किसी भी जो खाने का जो खाद्य पदार्थ है उसमें स्टार्च का परीक्षण करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स का पता करने के लिए आपको आयोडीन का सॉल्यूशन लेना होगा, यानी नमक का घोल लेना होगा। उसके बाद पत्ती पे, अगर किसी पेड़ के पत्ती पे अगर पता करना है तो लिटमिस क्या होता है? पत्ती। लिटमिस क्या होता है? पत्ती। अगर किसी भी पेड़ की पत्ती पे अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का पता करना है तो उसमें क्या करेंगे, उस पत्ती को लेंगे, उस पत्ती को क्या करेंगे, लेंगे और उसको पानी में या अल्कोहल में, अल्कोहल समझिए गए, पानी में या अल्कोहल में उसको गर्म करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और तीसरा प्रोसेस ये है कि उस पे आयोडीन का 2 से 3 बूंद डालेंगे। उस पे आयोडीन का 2 से 3 बूंद डालेंगे। अगर वो चौथा प्रोसेस ये कहता है यदि उसका रंग काला या नीला हो जाए तब वह स्टार्च का एबिलिटी बताता है, यानी उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि टेस्ट ऑफ स्टार्च इन मीट, यही प्रोसेस किसी भी खाद्य पदार्थ में आप कर सकते हैं। जैसे आलू में भी कर सकते हैं। आलू को चीरिएगा, उसको बीच से बीच काटिएगा, उसमें आयोडीन का विलयन डालिएगा। उसके बाद उसमें उसका रंग अगर चेंज हो जाए तो बताता है स्टार्च का एबिलिटी। ठीक है, लीफ को, पत्ती को गर्म करिएगा, उसको ठंडा कर दीजिएगा। उसके बाद 2 बूंद आयोडीन डालिएगा। उसके बाद चेक करिएगा, अगर उसका रंग काला या नीला पड़ जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का एबिलिटी बताता है, स्टार्च का एबिलिटी बताता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो। तो लाइक ठोक दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाद बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।